नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 27 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यह दिवस मुख्य रूप से WIPO, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके द्वारा मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है? तो जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के प्रभाव को बढ़ाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। और बीपो अभी दो कारणों से चर्चा में था। पहला तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके नए महानिदेशक बन गए हैं डारेन तांग। कौन? डारेन तांग बने हैं, जो कि हैं सिंगापुर के। और अभी पेटेंट फाइलिंग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहली बार चीन ने USA को पीछे छोड़ा है, यानी कि उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है चीन देश ने। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया? तो ये जो जीवन शक्ति योजना है इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जीवन शक्ति योजना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अगर हमारे शहरों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा अगर मास्क बनाया जाता है तो एक मास्क बनाने पर सरकार के द्वारा उन्हें 11 रुपये दिए जाएंगे। मतलब करना क्या है? सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का जो कॉल सेंटर है वहाँ पे कॉल करके महिलाओं को अपना पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण के बाद में उन्हें सूती कपड़े से मास्क को बनाना है। और इस योजना की शुरुआत चौथी बार CM बने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की आपको भोपाल में मिलेगी और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं लालजी टंडन। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर अपने नागरिकों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी? तो ये जो वित्तीय सहायता है ये दी गई है उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर उड़ीसा राज्य के जो CM है, क्या नाम है? नवीन पटनायक जी। तो उनके द्वारा असम केयर्स पहल के अंतर्गत कुल मिलाकर के 1.6 लाख लोगों को भुगतान किया गया, यानी कि एक व्यक्ति को 2000 रुपये दिए गए। वे सारे व्यक्ति जो कि उड़ीसा के नागरिक थे लेकिन लॉकडाउन के कारण किसी अन्य राज्य में इस समय वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा 700 से ज़्यादा मरीजों को जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जैसे कि कैंसर, किडनी रोग या फिर हृदय रोग से, और वे किसी कारण से राज्य के बाहर थे, उनको 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है। उड़ीसा की राजधानी आपको मिलेगी भुवनेश्वर में और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये ऐप लॉन्च क्यों किया गया है? देखिए क्या होता है कि जो हमारी फार्मेसी होती हैं यानी कि दवा की दुकान होती हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं और दवा को परचेज करते हैं। तो अब सरकार उन लोगों की निगरानी करेगी जो इन दवा की दुकानों पर आएंगे और खांसी, जुकाम या बुखार के लिए दवा लेंगे। तो इससे सरकार को पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार के लक्षण हैं, और कोरोना वायरस का भी यही लक्षण होता है। तो इस प्रकार से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की जा सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, कोविड फार्मा नाम का ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में अभी हमने कल भी डिस्कस किया था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो हमारी महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यानी कि जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है शून्य ब्याज ऋण योजना। तो ये भी शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। राजधानी यहाँ की अमरावती में है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं और राज्यपाल हैं BB हरिचंदन। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लगभग 2 दिन पहले बताया था विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार के बारे में। किस पुरस्कार के बारे में? विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार के बारे में। और ये मिला किसे है? हिगिंबॉटम को। किसे? हिगिंबॉटम, जो कि UK के हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने इसी चेरनोबिल डिजास्टर के ऊपर एक किताब लिखी है।
तो मैंने आपको उस समय बताया था कि 26 अप्रैल 1986 को उस समय का जो यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ का एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें विस्फोट हो गया था, और उसी के स्मरण दिवस के रूप में 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो क्यों होता है यह दिवस कि चेरनोबिल आपदा के जो परिणाम हुए थे घातक और परमाणु ऊर्जा के जो जोखिम है इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सना मीर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान की जो ओडीआई और टी20 की टीम थी उसकी पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। तो अब 34 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020 में भारत में विदेशों से भेजे जाने वाला धन, जिसे हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं, इसमें कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? तो विश्व बैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में ये बताया कि भारत को जो मिलने वाला रेमिटेंस है, यानी कि विदेशों से जो उसके नागरिक पैसा भेजते हैं, उसमें 23% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब भारत दुनिया में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है। और विश्व बैंक के द्वारा प्रवास व प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव नामक एक रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 में जहां पर भारत को अपने देश के नागरिकों के द्वारा जो विदेशों में रह रहे हैं उनसे 83 बिलियन डॉलर मिला था, वह 2020 में लगभग 64 बिलियन डॉलर रहेगा। और लॉकडाउन या जिस प्रकार से पूरे विश्व में लॉकडाउन है वह और बढ़ता है तो फिर इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। विश्व बैंक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा और यूएसए के डेविड मैल्पस इसके प्रमुख हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू दी ग्रेट मेल्टडाउन नामक रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अंकटाड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अंकटाड ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू दी ग्रेट मेल्टडाउन। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि जो भी हमारे डेवलपिंग देश हैं पूरी दुनिया के, यहाँ पर इनके ऊपर जो ऋण है वह 2020 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है और 2021 में ये बढ़कर के 3.4 ट्रिलियन डॉलर होगा। इससे पहले अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको वापस पट्टी पर लौटने के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। अंकटाड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना इसकी दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में और अध्यक्ष इसके हैं मुकेशा कितुई। किस एनजीओ ने अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन शुरू किया? तो ये शुरू किया है टाटा ट्रस्ट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो टाटा ट्रस्ट ने यह जो अभियान शुरू किया है 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य प्रथाएं हैं यानी कि जिनको अपनाने की बात की गई है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सैनिटाइजर का यूज हो गया, तो इन सभी के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और टाटा ट्रस्ट ने ये टारगेट रखा है कि हम 21 राज्यों में लगभग 1.2 करोड़ लोगों तक इस पहल को ले जाएंगे, यानी कि उन सभी लोगों को कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे। और ध्यान रखिएगा टाटा ग्रुप के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा निधि दी गई है। वैसे वैश्विक लेवल पर दिया है किसने? जैक डॉर्सी ने, जो कि ट्विटर कंपनी के हैं। इन्होंने दिया है $1 बिलियन डॉलर। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 पुनरुद्धार रणनीति बनाने के लिए मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये जो समिति है इसका गठन किया गया पंजाब राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोंटेक सिंह आहलूवालिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि योजना आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है बैक स्टेज। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बैक स्टेज, और विमोचन किसने किया था? हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो ये समिति कार्य क्या करेगी? अब कोविड-19 के कारण यानी कि जो कोरोना वायरस का प्रसार है ये जब समाप्त होगा उसके बाद में किस प्रकार से हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से राज्य की जो अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी है उसको हम लोग ऊपर लाएंगे, इसके बारे में मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में जो समिति है
उसके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पंजाब का जो एक क्षेत्र है कासोवाल या ऐसा कुछ नाम था, उसको जोड़ने के लिए रावी नदी पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और अमरिंदर सिंह जी यहाँ के सीएम हैं। किस बीमा कंपनी ने GOQII के साथ मिलकर BAGIC GOQII यानी कि कोपे ऑप्शन नामक एक एड ऑन हेल्थ कवर की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो GOQII है यह एक स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं ये जो इन्होंने कोपे ऑप्शन शुरू किया है, तो इस कोपे ऑप्शन के अंतर्गत जो भी बजाज आलियांज के ग्राहक हैं जिन्होंने 3 लाख 4 लाख 5 लाख की 1 वर्ष की पॉलिसी ली है, उनको इस एड ऑन के बारे में जानकारी मिलेगी ऐप के ऊपर, और इस एड ऑन पे जा करके वह अपनी पॉलिसी के बारे में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा उन ग्राहकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो कोपे कटौती के रूप में स्वस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं। बात करते हैं बजाज आलियांज की, तो आपको ध्यान रखना है बजाज है भारत की कंपनी और आलियांज कहाँ की है, ये है आपकी जर्मनी की। तो इन दोनों का यह एक संयुक्त उपक्रम है। मुख्यालय इसका है पुणे में और MD और CEO इसके हैं तपन सिंघल। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस की, तो इसके द्वारा बचपन का रक्षाकरण नामक एक अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत ये लोग फुटबॉल के माध्यम से जो हमारी पिछड़े वर्ग की या आप कह सकते हैं मार्जिनाइज सेक्शन की लड़कियां हैं उनको एजुकेशन के क्षेत्र में लाएंगे। किस देश ने सजा के रूप में चाबुक यानी कि कोड़े से मारे जाने के प्रावधान को समाप्त किया? तो ये समाप्त कर दिया है सऊदी अरब ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कि सऊदी अरब में अगर किसी के द्वारा कोई क्राइम किया जाता था तो उसे कोड़े मारने की सजा भी मिलती थी, यानी कि उस व्यक्ति को कितने कोड़े मारे जाएंगे, कई बार 100 से ज़्यादा कोड़े मारे जाने की सजा मिलती थी। तो वहाँ के जो मानवाधिकार समूह है या विश्व के अन्य मानवाधिकार समूह हैं उनके द्वारा समय समय पर इसको हटाने की मांग की जाने लगी और फाइनली अब जाकर के सऊदी अरब की सरकार ने इसे हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रथा समाप्त कर दी गई है सऊदी अरब में। यहाँ की राजधानी रियाद में है, मुद्रा है रियाल और सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के वर्तमान में राजा हैं। और इस वर्ष G20 का अध्यक्ष कौन है, तो वो है सऊदी अरब। ये आप लोकेशन देख सकते हैं सऊदी अरब की, जो कि मिस्र, जॉर्डन, इराक, उसके बाद में यहाँ पर हो गया कुवैत, यमन, ओमान, UAE और बहरीन के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। शिल्पा मेडिकेयर ने दासासिल ब्रांड नाम के साथ किस बीमारी के लिए दासतिनब लॉन्च करने की घोषणा की? तो दासतिनब जो कि एक दवाई है और ये दवाई कार्य करेगी कैंसर के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दासासिल ब्रांड है ये कैंसर के लिए पहली ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन होगी। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पेटेंट के बारे में, यानी कि जब किसी नई दवा की खोज होती है तो उसका पेटेंट कुछ वर्षों के लिए किसी कंपनी के पास चला जाता है, तो उस कंपनी के अलावा उसका निर्माण किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो अभी अप्रैल महीने में ये जो दासतिनब नाम की दवा है इसका पेटेंट समाप्त हो गया है। पेटेंट किसके पास था, तो ये था एक कंपनी के पास जिसका नाम है ब्रिस्टल मायर्स स्विम। तो इनके पास पेटेंट था, ये समाप्त हुआ। तो अब शिल्पा मेडिकेयर ने इसका निर्माण किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 1 महीने के इलाज के लिए लोगों को 1.65 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, यानी कि इस दवाई के लिए अब उनको 6440 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उनको इस दवा से इलाज मिलेगा। और ये मुख्य रूप से इलाज करेगी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया डिसीज की। कोविड-19 से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश की अध्यक्षता में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो सम्मेलन है वह आयोजित किया गया पाकिस्तान की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सार्क की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं इसाला बिरा गुन। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं सार्क के सभी देशों की। यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और है
मालदीव। तो ये है 7 देश। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्क फंड की भी घोषणा की गई थी। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थान की सूची में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर भारतीय संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है आईआईटी खड़गपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर है, ये नहीं है। आईआईटी खड़गपुर यहाँ पर रहा है शीर्ष स्थान पे। और इस सूची में किस स्थान पे है, यानी कि ओवरऑल, तो ओवरऑल ये रहा है 97वें स्थान पे। तो ये जो रिपोर्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 85 देशों के 766 विश्वविद्यालयों के आधार पर जारी की गई। इस सूची में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का दूसरे, और ऑस्ट्रेलिया का ही पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय रहा तीसरे स्थान पे। और ये रिपोर्ट यूएन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उनके आधार पर जारी की गई। यानी कि इनके जो गोल हैं उसको किस प्रकार से विश्वविद्यालयों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके आधार पर इनकी रैंकिंग की गई। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो आईआईटी खड़गपुर है ये रहा इस सूची में 97वें स्थान पर। केंद्रीय समिति ने पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी योजना, यानी कि ये एक स्कीम थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जिसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। तो इसके तहत किस मिश्रित उर्वरक को शामिल करने को मंजूरी दी? तो अब यानी कि जो किसान जा करके उर्वरक को खरीदते थे, यानी कि फर्टिलाइजर को खरीदते थे, अब वे अगर अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर को खरीदेंगे तो इस पर भी सरकार के द्वारा उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें अब ये सस्ता मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एनबीएस स्कीम की, तो इसका कार्यान्वयन रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये है डीबी सदानंदा गौड़ा, जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी जो कि बनी है हैदराबाद में, इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे हैं गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, तियानवेन-1 किस देश के स्पेस एजेंसी का पहला मंगल अन्वेषण मिशन होगा, यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन होगा? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।